दोस्तों, मेरा नाम अमन सक्सेना है। मैं फुकराबाद के पास का रहने वाला हूँ। मैं महेश सर की वीडियोस बहुत पहले से देख रहा हूँ और ठीक एक घटना मेरे भाई के साथ हुई थी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, मेरा भाई हमेशा संडे के दिन बाहर टहलने जाया करता था। उसके साथ उसके एक दो फ्रेंड और जाया करते थे। वो अक्सर बाहर सिगरेट पिया करते थे। इसी तरह एक दिन वो शाम को बाहर गया। उन्होंने सिगरेट खरीदी और पीते हुए जाने लगे। शाम के लगभग 9 बज रहे होंगे। उसी बीच चलते चलते अचानक उनके पास एक महिला आ गई। वो महिला उनसे सिगरेट मांगने लगी। मेरे भाई ने मना किया क्योंकि भाई के पास सिर्फ 2 ही सिगरेट थी। उसने जैसे ही सिगरेट देने से मना किया तो वो औरत बहुत ही अजीब अजीब भाषा में गाली देने लगी। वो उससे कहने लगी कि तेरे पास एक सिगरेट और है, इसे क्या अपने घर ले जाएगा। भाई के दोस्तों ने कहा कि चल कोई बात नहीं, जाने दे, शायद कोई पागल होगी। इतना कह के वो लोग आगे की तरफ बढ़ गए तो ठीक वो औरत धीरे धीरे उनके पीछे आने लगी। उसे पीछे आते देख सबके सब अचानक से डर गए। खैर, कुछ ही दूर निकल पाए थे कि आगे एक बगीचा पड़ता है। गांव की भाषा में इसे बगिया भी बोलते हैं। वो औरत ठीक वहां तक पहुंचने के बाद जोरों से हंसने लगी। जब मेरे भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो वो और तेजी से हंसने लगी। एक बात और, मेरा भाई अपने साथ पिस्तौल भी रखता था। भाई ने पिस्तौल निकाल के उस पर एकदम से तान दी और बोला कि तू जाती है या नहीं। बस उसने इतना ही बोला था कि वो बोली कि तू नहीं चलेगा मेरे साथ। वो औरत जैसे ही भाई की तरफ बढ़ी तो मेरे भाई ने पिस्तौल चला दी। दोस्तों, ये मेरे भाई के बस आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो मेरे भाई को खींच कर बगिया में ले गई। भाई के दोस्त भाई के पीछे भागे, लेकिन भाई का आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया। यहां तक कि हमने कम से कम लगातार 3-4 दिन तक उस बगिया को पूरा छाना, लेकिन भाई का कोई पता नहीं चला। नहीं मालूम कि आखिरकार वो ऐसी क्या शक्ति थी या जो कुछ भी था, सब कुछ सामने होते हुए भी मेरा भाई लापता हो गया। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सच में कोई शक्ति इस तरह से किसी इंसान को गायब भी कर सकती है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन सक्सेना की कहानी जिसमें कि उनका भाई लापता हो गया। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माही है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं और यह कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी हुई घटना है। दोस्तों, मेरे दादाजी अक्सर शराब पीते थे। फिलहाल उन्होंने उस रात के बाद शराब भी छोड़ दी है। कहानी खत्म होने के बाद आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना कि आखिरकार वो क्या था। खैर, दादाजी एक शाम शराब पीने के लिए हमारे गांव में चले गए। हालांकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूं तो वहां पर वाइन शॉप थोड़ी दूर ही अवेलेबल हो पाती है। खैर, पूरा दिन घूमने के बाद उन्होंने शराब की बोतल ली और चल दिए अपने घर की तरफ। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक दादाजी को लगा कि कोई ना कोई उनके साथ चल रहा है। वैसे जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। ऐसे ही 3-4 बार चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। साथ ही आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे दादाजी कभी भी किसी से डरते नहीं थे। वो बहुत बहादुर इंसान है। पर खैर, कुछ दूर चलने के बाद मेरे दादाजी का एक दोस्त उन्हें रास्ते में मिला। इसके बाद दोनों साथ साथ चलने लगे। फ्रेंड ने पूछा कि इतनी रात कहां से आ रहे हो? दोस्तों, उस वक्त सही मानिए मेरे दादाजी के फ्रेंड की आवाज बदल चुकी थी। उनकी आवाज बहुत भारी हो चुकी थी। दादाजी ने उनसे कहा कि तू ठीक तो है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगभग दादाजी से 1-2 कदम पीछे ही होगा। ऐसे ही बात करते हुए उनसे पूछने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वहां कोई भी नहीं था। मेरे दादाजी अचानक से एकदम डर गए। सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है। जब उन्होंने नजर इधर उधर दौड़ाई तो पाया कि उनका वही दोस्त उसी रास्ते के कोने में खड़ा होकर जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। दादाजी समझ चुके थे कि ये उनका दोस्त नहीं है। वो धीरे धीरे चुपचाप आगे चलते रहे। साथ ही उनका दोस्त भी बार बार उन्हें पुकार रहा था कि प्रकाश कहां जा रहा है, वो भी मुझसे मिले बिना।
ये आवाज सुनकर जब दादाजी ने पीछे देखा तो वो ठीक उनके पीछे पीछे आ रहा था। दोस्तों, आप यकीन भी नहीं करेंगे, वो अचानक कभी गाय बन जाता तो कभी बिल्ली। खैर, दादाजी उस टाइम स्मोकिंग करते थे। उन्होंने अपनी बीड़ी निकाली और जलाकर चलने लगे। इसके बाद तो देखिए, वो जो कुछ भी था वहीं रुक गया। और फिर दादाजी के थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पीछे से कहा कि आज तो तू बच गया, लेकिन आखिर कब तक बच पाएगा? तू अगर मेरे साथ चलता तो आज मैं तेरा काम तमाम कर देता। दोस्तों, दादाजी ने राम का नाम लिया और सीधा घर आकर चुपचाप सो गए। इसके अगले दिन उन्हें बहुत तेज बुखार था। हमने जब दादाजी से पूछा तो उन्होंने हमें सारी बात बताई। इसके बाद तभी मेरे चाचा और पिताजी दोनों उन्हें पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो रास्ते में अक्सर रात को ऐसा ही होता है। पंडित जी ने दादाजी को एक ताबीज दिया जो कि उन्होंने आज तक पहना हुआ है। साथ ही दोस्तों, मेरे पास मेरे गांव की बहुत सारी कहानियां हैं, पर मेरे लिए ये कहानी सबसे अलग थी। फिलहाल अगर आप किसी को पता है कि आखिर वो क्या था तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वैसे अब तक मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी कहानियां सुनी तो तकरीबन वो मुझे छलावे की तरह ही लगा। पर खैर, आज तक मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो जब भी उस रास्ते से जाते हैं तो शाम होने से पहले ही जल्दी घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी माही के दादाजी की कहानी। वैसे कहानी के हिसाब से साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो छलावा ही था। बाकी अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्ते महेश जी, मैं गुड़िया बोल रही हूं उड़ीसा से। मैं ठीक मेरे साथ घटी हुई एक कहानी बताना चाहती हूं जो कि मेरे साथ 20 जून 2023 को घटी थी। बस 10 दिन पहले की ही बात है। दोस्तों, आज से 2 साल पहले मेरी एक मुंह बोली बहन थी जिसकी उम्र 16 या 17 साल होगी। उस वक्त तो एक लड़के से प्यार करती थी। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। लेकिन दोस्तों, वो लड़का उसे बस फिजिकली यूज कर रहा था। आप यकीन मानिएगा, वो उसके जरिए 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मेडिसिन देकर वो अपने उस बच्चे को मार देती थी। वो अपने उस बच्चे को वहीं खत्म कर देती थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और बदनामी का डर अलग से। खैर, इसके बाद उस लड़के की मां ने उसकी शादी किसी और लड़की से करा दी। और ठीक ये सब देखने के बाद मेरी मुंह बोली बहन, जिसका नाम पूजा है, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। उसे न जाने ऐसी क्या बीमारी हुई कि वो धीरे धीरे बीमारी के चलते चल बसी। मौत के बाद पूजा के घर वाले और उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली वो भी शामिल हुए थे। दरअसल बात यह है कि पूजा के घर वालों को पूजा को मारने के पैसे मिले थे, और ठीक जब उसकी डेथ हुई तो मेरी शादी को सिर्फ 18 दिन ही बचे थे और पूजा मेरी बहुत क्लोज थी। दोस्तों, बीमारी के चलते उसने मुझसे एक बार कहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं गुड़िया, मुझे तेरी शादी में जाना है। वो मुझसे मजाक में बोलती थी कि क्या तू अपने देवर से मेरी शादी करवाएगी। मैंने उससे कहा कि तू टेंशन मत ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं अपने देवर से तेरी शादी करवाऊंगी, फिर तू मेरे देवर से शादी कर लेना। दोस्तों, मैं बहुत रोई, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं उसको देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन और मेरी मजली चाची ने मुझे बहुत डांटा और वापस घर भेज दिया। दोस्तों, एक बात और, उस लड़के की मां ने कुछ ऐसा जादू टोना किया जिससे कि पूजा अपनी खुद की फैमिली में वापस ना आ पाए। साथियों, मुझे ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि मैं, पूजा और उसका बॉयफ्रेंड सब एक ही गांव से हैं। और ठीक अब मैं मेरे साथ घटी घटना के बारे में बताती हूँ। इस वक्त मेरे पति काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। तकरीबन 1 महीना हो चुका है मुझे मेरे मायके में रहते हुए। मैं ठीक अपने पति से हर दिन रात 10 बजे बात किया करती थी। दूसरी तरफ पूजा का घर सामने था, ठीक पूजा के घर के सामने। उनकी ड्यूटी सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक चलती थी। और दूसरी बात, मेरे घर के अंदर नेटवर्क भी नहीं आता था। खैर, ऐसे ही बात करते करते एक दिन मुझे पूजा की याद आ गई, जिसके बाद मैंने अपने पति को इसके बारे में सब कुछ बताया। मैं उस वक्त बताते बताते थोड़ा रोने भी लगी। बात करते करते
अचानक मेरा सर चकराने लगा। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब सोने जा रही हूं। उन्होंने कहा ठीक है सो जाओ। तो ठीक उसी रात 2 बजे के आसपास मुझे वॉशरूम जाना था, जिसके लिए मैंने मां को जगाया, क्योंकि वॉशरूम हमारे घर के पीछे था। दोस्तों सच कहूं तो इसके बाद मैं रात भर नहीं सो पाई। मेरा पेट दर्द कर रहा था। सुबह होते ही मैं दादी माँ के कमरे में गई। मैंने वहां जाकर देखा कि एक जिंदा बकरी बंधी हुई है, और तो और मेरे जैसे एक लड़की उसको जिंदा चबा रही थी। उसी वक्त मेरे भाई ने मुझे आवाज दी, लेकिन मेरे दोबारा देखने पर सब कुछ एकदम गायब हो गया। मुझे अचानक उल्टियां आना शुरू हो गई। मैं ठीक सबसे बदतमीज होकर बात करने लगी। मैं अचानक गुस्सा हो चुकी थी। ये सब देखकर मेरी दीदी को डाउट हुआ कि कुछ तो है। उन्होंने ठीक मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए और मुझे विभूति लगाई। तब जाकर कहीं मैं शांत हुई। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। पर खैर, उसी शाम को मामा जी को बुलाया गया, यही कोई झाड़ फूक करवाने के लिए। मामा जी घर पर आए और झाड़ फूक करने लगे। उस बीच मैं तड़पने लगी, चिल्लाती रही, और फिर कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मेरे छोटे चाचा ने मुझे घर में लाकर सुला दिया। फिर मैं तकरीबन रात के 9 बजे उठी और पाया कि बिल्कुल ठीक हूं। बस मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, क्योंकि मैंने लगभग 2 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। साथ ही मामा जी ने बताया कि ये पूजा को याद कर रही थी, बस इसीलिए वो आ गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक लोहे की कील अपनी चोटी में लगाए रखे। इससे होगा ये कि बुरी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी गुड़िया की कहानी। आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रेम गोस्वामी है। मैं इंदौर शहर नंदानगर में रहता हूं। यह बीती मैं और मेरे दोस्त अनिकेत की है। दोस्तों हमारे यहां पर मखदूद गार्डन नाम से एक बहुत बड़ा गार्डन है। गार्डन में एक अप्पू घर नाम से खेलने की जगह भी थी। वहां पर एक नकली ट्रेन भी चलती थी, बच्चों की ट्रेन। एक बार की बात है, वो ट्रेन पलट गई। इस कारण अप्पू घर हमेशा के लिए बंद हो गया। पर खैर, मखदूद गार्डन हम दोनों रोज सुबह 4 बजे जाया करते थे। एक दिन संडे की रात को सुबह के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अबे तू इतनी जल्दी मुझे फोन क्यों कर रहा है, हमें तो 4 बजे जाना है। दोस्त ने कहा कि मेरे पास गाड़ी है और पैसे भी है, अपन दोनों घूमते फिरते चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चल चलते हैं। मैं बस अभी कपड़े पहन कर आया। उसने मुझसे कहा कि मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूं। मैंने उससे कहा अच्छा जरा हॉर्न बजा तो। उसने 2 बार हॉर्न बजाया। मैं ठीक 10 मिनट में उसके पास पहुंच गया। उसने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि हमारी गली के कोने पर एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं इन चीजों में ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि भाई अभी जाना ठीक नहीं है, अपन 4 बजे ही चलेंगे। दोस्त ने कहा कि ये सब कुछ भी नहीं होता, ये लोगों का बस एक वहम होता है। ये बस बातें हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ गलत होता है। खैर दोस्तों, उसने तेजी से गाड़ी बढ़ाई। वो गली में 40 से 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि बरसात का टाइम था। पर खैर, हम दोनों एक दुकान पर रुके। हम दोनों ने वहां चाय और सिगरेट ली और मस्ती से पीने लगे। उसी बीच अंकित ने अप्पू घर की बात छेड़ी। वो बोला कि ऐसा क्या है अप्पू घर में, जो कि वहां गार्डन का गार्ड भी नहीं जाता रात को। मैंने कहा कि वहां शायद बुरी शक्तियों का वास है। मैंने इतना ही कहा था कि वो हंसने लगा, कहने लगा कि कोई भूत भूत कुछ नहीं होते। उसी बीच चाय वाले अंकल ने कहा कि बेटा जिस दिन अगर देखोगे तो विश्वास करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। दोस्तों अंकित ने उनकी बात को अनदेखा किया, पैसे दिए और गाड़ी आगे बढ़ा ली। चलाते चलाते उसने मुझसे कहा कि आज चलते हैं। मैंने पूछा कहाँ? उसने कहा अप्पू घर, भूत से मिलने। मैंने उससे कहा कि तू पागल हो गया है क्या? तू इस तरह की क्यों बातें कर रहा है? मुझे मरना नहीं है। उसने कहा कि अरे कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई तू मुझे घर छोड़ दे, फिर तुझे जहां जाना है चले जा। लेकिन दोस्तों उसने गाड़ी कहीं नहीं रोकी। वो डायरेक्ट अप्पू घर के पीछे वाले रास्ते पर गाड़ी खड़ी करके अंदर की ओर जाने लगा।
दोस्तों, वैसे मुझे बीड़ी पीने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपने पास हमेशा बीड़ी का बंडल रखता था। उसी बीच मैंने एक बीड़ी जलाई और अनिकेत के पीछे पीछे चला गया। उस वक्त 4 बजने में अभी आधा घंटा था और मुझे अंदर जाते वक्त वो ट्रेन दिखाई दी जो कि पलटी हुई थी। वहां पर पुलिस वालों की टेप लगी हुई थी। पर खैर, अंदर पहुंचकर अनिकेत ने कहा कि देख कितना सन्नाटा है यहां। मैंने कहा कि भाई देख, ये अपन दोनों गलत कर रहे हैं, बात मान, हम यहां से वापस चलते हैं। दोस्तों, वो मेरे थोड़ा नजदीक आया और उस वक्त मुझे उसके मुंह से शराब की बू आने लगी। मैं समझ गया कि ये फोन करने से पहले नशा करके आया है। वो ठीक वहां खड़ा होकर बुरी शक्तियों को गाली देने लगा। ऐसा वो लगातार बोलता रहा। जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तो उसने वहां गिरी हुई ट्रेन पर वॉशरूम कर दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल शांत खड़ा हो गया। मैंने निकेत को कहा कि क्या हुआ तुझे, तू एकदम से चुप क्यों हो गया। मैं ठीक उसके पास जाने लगा। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। वो ठीक वहां की मिट्टी पर अपने हाथों को घिसने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि मेरी बात सुन, इसको तो अब कोई नहीं बचा सकता। अगर तू बचना चाहता है तो ये चाबी ले और यहां से चला जा। दोस्तों, मैं समझ गया कि शायद ये कोई बुरी शक्ति है। मैंने उस वक्त उसे खड़ा किया और उसे गले लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं ठीक उसको खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। बहुत कोशिशों के बाद हम किसी तरह बाहर पहुंच गए। यकीन मानिए, हनुमान चालीसा खत्म होते ही वो बेहोश हो गया। मैंने तुरंत गाड़ी चालू की और फुल स्पीड में उसे उसके घर ले गया। घर पहुंचकर उसकी मां उसे देखकर रोए जा रही थी। मैंने कहा, आंटी कुछ नहीं हुआ, वो अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। मैंने उसके घर के मंदिर में से चंदन का टीका उसे लगाया और जोर से महाकाल शंकर का नारा लगाया। मैंने उसके मुंह पर गंगा जल छिड़का और उसके बाद वो उठकर बैठ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने मेरे बाहर आते वक्त उसने मुझे मेरे गले पर काट लिया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। दोस्त की मां ने मुझे दवा लगाकर हल्दी वाला दूध पिलाया और ठीक अपने घर पर ही सुला दिया। बाकी इसके बाद आज तक उसे ये मालूम ही नहीं चल पाया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था, क्योंकि मैंने भी आज तक उसे कुछ भी नहीं बताया। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फैन है। मैं चाहता हूं कि यह आप बीती आप उसे अपनी आवाज से ही बताना। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली कहानी पसंद आई होगी और महेश जी का सबसे ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपने चैनल पर इस स्टोरी को भी सुनाया। ठीक इसी तरह वो एक ऐसी कहानी है जो कि मेरे आंखों के सामने हो रही है, वो भी पिछले 2 सालों से। मैं इस कहानी के कई किस्से देखती आ रही हूँ और ये कहानी मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब पता नहीं आप मेरी इस कहानी पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एकदम बिल्कुल सच है। दोस्तों, हम राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले हमने यहाँ एक मकान किराए पर लिया था क्योंकि पिछले मकान मालिक से झगड़ा हो गया था और अब इस मकान को किराए पर लेने के बाद हम बहुत ही खुश थे क्योंकि इस मकान में मकान मालिक हमारे साथ में नहीं रहता था, पूरा मकान हमारा ही था। साथ ही आपको एक बात बताती चलूं कि हमारे पास में एक परिवार रहता है। उस परिवार में अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी एक बड़ी लड़की है और एक छोटा लड़का। न जाने क्यों पर वो परिवार शुरुआत से ही हमें कुछ अजीब लगता था। एक तो उनमें अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं। वो अक्सर औरतों को अजीब निगाहों से घूरते रहते हैं। ये बात हमें जब पता चली जब हमारे इस मकान में आने के दूसरे दिन मेरा एग्जाम था। इसीलिए मैं दोपहर 2 बजे एग्जाम देने जा रही थी और मेरी माँ सामान सजा रही थी। उस वक्त मेरे पिताजी बाहर चले गए थे। उसी वक्त पास वाले अंकल आए और कहने लगे कि आपके मकान में सीलन आ रही है और मुझे उसे देखना है क्योंकि मेरे घर में भी सीलन आ रही है। दोस्तों, हमने उन्हें घर में घुसने से साफ मना कर दिया, कहा कि पिताजी जब होंगे तब आना। खैर, उस वक्त वो चुपचाप चले गए, मगर जब मैं शाम को एग्जाम देकर लौटी
तो उनकी लड़की मुझे बड़ी अजीब तरीके से घूर रही थी। मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि नए पड़ोसी थे। हमारे ठीक सामने वाली आंटी, जिनकी एक परचून की दुकान है, दुकान के अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। उनका एक बेटा भी है। अंकल और उनका बेटा सुबह काम पर चले जाते हैं। उनसे हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। बस ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन अचानक हमारे सामने वाली आंटी माँ से मिलने के लिए घर पर आई। वो ठीक जिस समय मिलने आई थी, माँ उस वक्त रसोई में काम कर रही थी। माँ भी ठीक उनसे बातें करने लगी। उन्हें अच्छे से याद था कि वो गैस बंद करके आई है, पर पता नहीं क्या हुआ, कुकर में अचानक से आग लग गई और कुकर जलने लगा। वो तो शुक्र था कि उस दिन कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। उसी बीच पिताजी भी घर पर पहुंचे और उन्होंने गैस बंद कर दी। उसके बाद ये घटना दोबारा नहीं हुई, लेकिन हम सबको ये बात बहुत अजीब लगी। खैर, अब सर्दियों का समय आ गया था। एक दिन की बात है, मैं अचानक देर रात उठी और पानी पीकर अंदर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि हमारे सामने वाली आंटी, जिनकी परचून की दुकान है, उनकी घर की छत पर कोई घूम रहा था। मुझे लगा कि शायद भैया या अंकल होंगे, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी रात और इतनी ठंड में कोई भी छत पर नहीं घूमेगा। मैंने उस साये को वहां घूमते हुए देखा, पर देखते ही देखते वो थोड़ी देर में अचानक गायब हो गया। मैं इसे वहम सोचकर अंदर आ गई। एक दिन पास वाली आंटी ने माँ से बातों ही बातों में कहा कि उन्हें अपने घर पर किसी और के होने का एहसास होता है, क्योंकि जब भैया और अंकल चले जाते हैं तब आंटी को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। और तो और डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो भैया और अंकल के जाने के बाद पूरा दिन घर के बाहर बैठी रहती हैं। वो ठीक शाम को उनके आने पर ही अंदर जाती है। एक बार को तो हमें यह भी लगा कि शायद इस उम्र में आंटी वहम करने लगी है। ऐसे ही एक दिन की बात है, फाल्गुन के महीने में आंटी ने अपने घर पर भजन करवाया। हैरानी की बात तो ये थी कि जब भजन हो रहा था तब अंकल छत पर खड़े थे। वो ठीक जैसे ही नीचे की ओर आ रहे थे तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनको धक्का दिया हो। उनकी आवाज सुनकर मेरे पिताजी बाहर निकले। वो जैसे ही ठीक उनके घर पर पहुंचे तो पता नहीं कैसे, पर मेरे पिताजी के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। और तो और वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उस वक्त काफी सारे लोग वहां जमा हो गए थे। मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब उनके साथ गई थी तब हमारे बगल वाले परिवार का घर बंद था। घर मोहल्ले में इतना हंगामा सुनने के बाद भी कोई भी उनके घर से बाहर नहीं निकल कर आया। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन हमें किसी से पता चला कि हमारे पास वाली आंटी और अंकल दोनों ही जादू टोना करते हैं। एक दिन मैंने बाहर छुपकर देखा। मैंने पाया कि हमारे पास वाले पड़ोसी हमारे घर में कूद कर आ रहे हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि रात के 12 बजे का समय था। उन्हें देखकर मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन वो नीचे नहीं आए और बस चले गए। इसके बाद हमारे पास वाली आंटी को अचानक उनकी मरी हुई सांस दिखने लगी, कभी सपनों में तो कभी जिंदा। उन्होंने कई बार हमें ये बात बताई, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब समय बीतता रहा और साल बीतने के बाद ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेरे पिताजी का विचार धीरे धीरे बदलने लगा। हर रोज मेरे माता पिता में झगड़े होने लगते। सच कहूं तो पिताजी को पहले जिन बातों पर गुस्सा नहीं आता था, अब तो उन बातों पर भी गुस्सा करने लगे थे। तो ठीक कुछ समय बाद हमारे मोहल्ले में एक और आंटी रहती है, जिनके 2 बड़े बच्चे हैं। उन्हें सब मोनिका की मम्मी कहते थे। तो ठीक उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारे पास वाला परिवार तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रहा है। वजह यह है कि वो इस मकान को खरीदना चाहते हैं और ठीक सामने वालों पर भी उन्हीं ने जादू टोना किया है। हो ना हो ये काली शक्तियां तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। सच कहूं तो दोस्तों, हो भी कुछ ऐसा ही रहा था, लेकिन हमें चाह कर भी मकान ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जयपुर शहर में सस्ते में अच्छा मकान ढूंढना इतना आसान नहीं है। पर खैर, अब तो मेरे पिताजी के ऑफिस में भी लगातार झगड़े बढ़ने लगे थे। वैसे हम कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं और मैं तो हर सोमवार शिव जी का व्रत रखती हूँ, और ठीक मेरी माँ गया रस का व्रत रखती है। हमने अपने मंदिर में पंचदेव बिठाए हैं, तो ठीक हम उनकी पूजा करने लगे। पूजा करने से हमारे घर में काफी कुछ ठीक हो गया। यूं समझिए पूरा 1.5 साल बीत चुका था और अब मेरे 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम भी थे।
मेरे बोर्ड के एग्जाम से ठीक 6 महीने पहले अचानक फिर कुछ ऐसी घटना शुरू हो गई। उन दिनों सर्दियों का समय था और मैं हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक बार की बात है, मैं सुबह बाहर बैठकर तैयारी कर रही थी। घर में उस वक्त सभी लोग सो रहे थे। उसी बीच अचानक मैंने देखा कि हमारे सामने वाली आंटी की छत पर कोई औरत बाल खोलकर घूम रही है। उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई, लेकिन मैं उठकर अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी थी। तो मैंने ठीक फोन पर अमृतवाणी चला दी और ठीक मेरा ऐसा करते ही वो साया अचानक गायब हो गया। फिर मैं आराम से पढ़ाई करके सोने चली गई। दोस्तों, ये बात मैंने घर पर माँ को बताई। हमने पूजा पाठ करना जारी रखा, लेकिन फिर अचानक फरवरी के महीने में माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ के साथ साथ मेरी भी तबीयत खराब हो गई। हम पूजा नहीं कर पा रहे थे और पिताजी ऑफिस जाते थे, इसलिए वो भी नहीं कुछ कर पा रहे थे। पिताजी हर रोज हमसे लड़ाई करने लगे, कई बार घर में तो कई बार घर के आंगन में, और तो और कई बार तो उन्हें आंगन में कुछ दिखाई भी देता था, पर हमने कभी उनसे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते मेरे फाइनल एग्जाम शुरू हो गए। मुझे किसी भी हाल में फेल नहीं होना था, लेकिन घर के झगड़े और मेरी तबीयत खराब के चलते मैं कोई खास तैयारी नहीं कर पाई। बस जैसे ही एग्जाम शुरू हुए तो मैं रोज रात को देर तक बैठकर पढ़ती थी। उसी बीच पास वालों के दोनों बच्चे और उनके अंकल, वो सब के सब जोर जोर से शोर मचाते और गाना गाते। उन्हें ऐसा करते देख पिताजी और गुस्सा करते। दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, यहाँ तक कि एक दिन तो हद ही हो गई। मैं ठीक एसएसटी का एग्जाम देकर घर पर आई तो ठीक शाम को मेरे पिताजी ने बहुत लड़ाई करी। उसके बाद 4 दिनों तक घर में लड़ाई चलती रही। मैं ठीक साइंस के एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई। हर रोज का यही किस्सा हो गया था। पास वाले शोर मचाते और मैं पढ़ नहीं पाती। पर खैर, मेरे एग्जाम खत्म हो गए और 1 महीने बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पास हो गई। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। उसी बीच हमारी जो मोनिका की मम्मी है, वो हमारे घर पर आए और आकर माँ को कहने लगे कि आपके पास वालों की लड़की तो फेल हो गई है। ये बात सुनकर हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन आंटी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारी बेटी को फेल करने के लिए कई तरह के टोने टोटके किए, इसी के कारण शायद उनकी बेटी फेल हो गई है। तुम्हें तो भगवान ने बचाया है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे सपनों में एक आदमी दिखाई दिया जिसके पूरे शरीर पर सफ़ेद पट्टियां लगी थी। वो घर के अंदर आ रहा था और तभी बाहर गणेश जी की मूर्ति को देखकर वो घर से बाहर चला गया। उसने कहा कि मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। खैर, मैंने जिस दिन सपना देखा था तो ठीक उसी दिन जब पिताजी पूजा कर रहे थे तो अचानक गणेश जी की मूर्ति टूट गई। ये सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरा यह सपना सच ना हो जाए। हमने ठीक ये बात सामने वाली आंटी को बताई। उन्होंने कहा कि आप लोग तुरंत यहाँ पर एक नई मूर्ति रख दें। कोई ना कोई तो है जो आपके घर पर काली शक्तियाँ भेज रहा है। इसके बाद कई लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ठीक तुम्हारे पास वाले शायद कोई जादू टोना कर रहे हैं। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि वो तो आपके घर पर आत्माएं भी छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम भगवान की पूजा करते हैं और बाहर वाले कमरे में भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं, इसलिए हमारे घर में अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा वो तो रोज का ही हो रहा है। और तो और हमारे सामने वाली आंटी, उनके घर में तो बड़ा ही अजीब हो रहा है। अंकल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अंकल जी भी रोज झगड़ा करते हैं। अब तो आंटी का व्यवहार भी बदल सा गया है। उन्हें ना खाना खाने की सुध है और ना पानी पीने की। उन्हें तो बस अपने सपने में सांस ही सांस नजर आती है। और तो और उनका लड़का भी अजीब व्यवहार करने लगा है, क्योंकि पहले वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन अब आधी आधी रात तक तेज आवाज में गाने चलाकर सड़क पर घूमता रहता है। सच कहूं तो उनके परिवार में सभी बहुत अजीब हो गए हैं। दोस्तों, हमारे पास वाला परिवार इस तरह टोने टोट के कर रहा है और हम चाहते हुए भी इस मकान को खाली नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि आप इस कहानी पर भरोसा करेंगे या नहीं, पर यह कहानी बिल्कुल सच है, क्योंकि इसे मैं इस वक्त भी झेल रही हूं। अभी कल की ही बात है, मैं बाहर सफाई कर रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे पास वाले अंकल मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। वो तो जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने नजर हटा ली।
और फिर ठीक रात को मैंने देखा कि हमारे पास वाली आंटी बाल खोलकर हमारी डोली से झांक रही थी। मैंने ठीक इस बात को नज़रअंदाज किया। मैं बस चुपचाप पर्दे के पीछे छुपकर देखती रही। और तो और दोस्तों, इतना ही नहीं, मैंने कई बार उनकी लड़की को बहुत ही अजीब तरीके से हमारे घर की ओर देखते हुए देखा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इनकी वजह से एक परिवार का तो अब तक बच्चा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इनके घर से मुझे कई बार किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ भी आती रहती है। मोनिका की माँ ने बताया कि हमारी छत पर भी उन्हें अक्सर आधी रात को कोई घूमता हुआ नजर आता है, जैसा कि मुझे सामने वाली आंटी की छत पर दिखता है। खैर, वो साया अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि सामने वाली आंटी भी भगवान को उतना ही मानती है जितना कि हम। सच कहूं तो दोस्तों, पिछले 2 सालों से मैं बहुत तंग आ चुकी हूं। अब मुझे सच में एक नया घर चाहिए। हम इस घर से बहुत परेशान हो चुके हैं। वो तो बस इस रेट में और इस तरह का मकान हमें जयपुर में अभी तक नहीं मिल पा रहा। और एक बात और है कि हमारे सामने एक परिवार रहता था जो कि बड़ा ही अमीर परिवार था। उनमें उनकी सास, ससुर और 2 बच्चे और आंटी थे। उनके पति विदेश में काम करते थे, पर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अपना मकान बेचकर किराए के मकान में रहने चले गए। हमें तो लगता है कि शायद उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अभी भी कई बार उनके बच्चे हमारे साथ खेलने आते हैं, वो भी ठीक पास वालों से बिल्कुल बात नहीं करते। कई बार तो वो हमें खाने के लिए कुछ देने आते थे, लेकिन हमने उनका दिया कभी नहीं खाया। लेकिन दूसरी तरफ सामने वाली आंटी उनका दिया बहुत खाती थी। और अब तो हमारे सामने वाली आंटी को हमारी पास वाली आंटी ने ऐसा कुछ कर दिया है कि सामने वाली आंटी उन्हें ही सुनती है और उन्हें ही मानती है। वो भी ठीक अपने ही घर पे अपने पति से लड़ाई करती है। दोस्तों, ये सब मेरी आंखों देखी कहानी है जो कि मैं 2 साल से देख रही हूँ। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये कहानी सब तक पहुँचे। और अब मैं इस कहानी को विराम देती हूँ, क्योंकि ये कहानी अभी भी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। आखिर ये लोग इस टोने टोटके से क्या करना चाहते हैं। बस मुझे इतना ही पता है कि अब तो भगवान ही हमारा साथ दे सकते हैं। वो तो हम भगवान को इतना मानते हैं, शायद इसीलिए तो हम बचे हुए हैं। नहीं तो सामने वाली आंटी की तरह हमारा हाल भी पागल जैसा हो जाता। और तो और हमें सामने वाली आंटी से भी दूर रहना पड़ रहा है। असल में सच बात तो ये है कि दोस्तों, पास वाले अंकल की नज़र बहुत ख़राब है। वो अक्सर औरतों पर गलत नज़र से देखते हैं। और तो और वो हमारे घर में तो अक्सर झांकते रहते हैं। पर खैर, आप इस मामले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, थी ना दिल दहला देने वाली कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। आइए इसी के साथ वही अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं, हमारे आज की कुछ छोटी कहानियां। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं महेश सर की सभी कहानियां पिछले 2 सालों से सुन रही हूं। मुझे बहुत पसंद आती है। खैर, मैं यूपी मिर्जापुर से हूं और ये घटना मेरे साथ ही हुई थी। ये बात 7 साल पुरानी है, जब मेरे यहाँ मेरे मामा जी की शादी थी। शादी के बाद जब विदाई हुई तो सब अपने घर जाने लगे। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कार में मैं, मेरे मामा मामी और पिताजी बैठे हुए थे। तो ठीक कुछ दूर जाने के बाद हम एक सिग्नल पर रुके कि उसी बीच एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर हमारी गाड़ी का शीशा थपथपाने लगी। पिताजी ने जैसे ही शीशा नीचे किया तो वो बोली कि तुम लोग नहीं बचोगे। ये बोलते ही वो गायब भी हो गई। सब के सब एकदम डर गए और सोचने लगे कि ये क्या था। पर खैर, कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बच्चा बीच सड़क पर रोता हुआ मिला। हम लोगों ने ठीक जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो बच्चा अचानक से हमारी तरफ आने लगा। और जैसे जैसे वो हमारी तरफ आ रहा था तो ऐसा मानो कि जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे एक आदमी में तब्दील हो गया। पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी आगे बढ़ाई और हम घर पहुंच गए। घर जाकर हमने पूरे मोहल्ले वालों को हमारे साथ बीती इस घटना के बारे में बताया। कई लोगों का ऐसा मानना था कि वो जो आत्मा थी वो शादीशुदा जोड़े पर हमला करती है। वो अक्सर बस उन्हें ही अपना निशाना बनाना चाहती है। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद इसके 3 दिन बाद हमने अपने घर में पूजा करी
तब जाकर कहीं ये सब ठीक हो पाया। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अपना छोटा और आखिरी किस्से के बाद मैं भी अपनी आवाज को विराम देना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कश्यप है। मैं जब 14 साल का था तब मैं और मेरी फैमिली मेरे नाना नानी के यहाँ से आ रहे थे। शाम हो चुकी थी, तकरीबन 7:30 बज रहे होंगे। उस वक्त पिताजी साइकिल से थे और मैं ठीक उनके साथ आगे डंडे पर बैठा था। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता थोड़ा सही नहीं था, पर किस्मत से वहां पर एक मंदिर भी था। हम लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक से साइकिल के आगे वाला टायर फट गया, जिसकी वजह से रिम भी टूट गया। मैंने सफेद पैंट पहनी थी जो कि खून से लथपथ हो गई थी। पिताजी ने जब मेरी पैंट उतारी तो उन्हें कहीं भी चोट के निशान नहीं दिखे। उसी वक्त रोड पर किसी के भागने की आवाज भी आई। वो तो शुक्र था कि वहीं पास में मंदिर भी था, तो हम लोग मंदिर में पहुंच गए, वरना न जाने हमारे साथ क्या होता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।